हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 45 से डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशंस की सीरीज़ कंटिन्यू है, तो पिछले सारे जितने क्लास अपलोड हुआ है, यदि नहीं दिखा है उसको कंटिन्यूशंस पेपर देख लीजिए। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। हैंड ऑफ मैन, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ सील रिप्रेजेंट। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये दे रखा है कि ह्यूमन की हैंड है, विंग्स जो बैट है, चंगादल जिसको हम बोलते हैं, वो दीज आर ऑल्सो द मामल्स, ठीक है ना। एंड फ्लिपर ऑफ सील, फ्लिपर मतलब कि जो तैरने में, स्विमिंग करने में जो हेल्प करता है, वो होता है फ्लिपर्स, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है वो कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए। तो यदि हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली डिफरेंट चीज़ें, जो हमारा हाथ हैंड होता है, उसमें हम राइटिंग करने में, खाने में, ठीक है ना, चीज़ों को पकड़ने में इसमें हेल्प करते हैं। विंग्स जो रहेगा बैट के, है ना, बैट जो चंगादल है वो मूविंग करने में, मतलब कि फ्लाई करने में हेल्प करेगा। हमारा हैंड तो फ्लाइंग में उनका कोई चीज़ें नहीं है। एंड फ्लिपर ऑफ सेल्स जो होता है वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है। तो फंक्शन सभी का अलग अलग हो गया। यदि उनका जो बॉडी प्लान यानी कि जो स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे हमारे इस तरीके से ह्यूमरस होता है, ठीक है ना, ह्यूमरस बोन रहेगा जो है ना, आर्म वाला बोन है, फिर उसके बाद एल्बो है, फिर उसके बाद दो बोन रहता है रेडियो अल्ना करके इस तरीके से, फिर आपका इस तरीके से रिस्ट रहेगा, फिर फैलेंजेस, फिर ऐसे, है ना, मेडा फैलेंजेस वगैरह ऐसे पाया जाता है। तो उन लोगों के केस में भी ऐसे ही स्ट्रक्चरल प्लान जो बोन है इस तरीके से होता है। तो यदि स्ट्रक्चरली सिमिलर, याद रखिए, स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फंक्शनली डिफरेंट, ठीक है ना, फंक्शनली यदि डिफरेंट रहेगा उस चीज़ों को हम बोलेंगे क्या, दिस इज नोन आज, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ना। होमोलोगस एंड एनालोगस की जो कॉन्सेप्ट है आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अच्छा, होमोलोगस ऑर्गन जो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। डाइवर्जेंट मतलब कि जब भी क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पे रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली इतना तो सिंपल्स नहीं आएगा। तो जब भी एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस को वो शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए, मतलब कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है लेकिन फंक्शन सारे के सारे अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं एक पॉइंट से चीज़ें जो है डेविएट हो रही हैं, वैरी कर रही हैं, इसलिए उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, ठीक है। और एक चीज़ होता है एनालोगस, ठीक है ना, हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे, उससे मिलता जुलता चीज़ें होता है एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है ना। एनालोगस ऑर्गन जस्ट उनकी ऑपोजिट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होता है, फंक्शनली सिमिलर होता है ना। द ऑर्गन व्हिच इज फंक्शनली सिमिलर, फंक्शन उनका वही रहेगा, फंक्शनली सिमिलर होता है, सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, स्ट्रक्चर उनका जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड के जो विंग्स है एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, है ना, बटरफ्लाई हो गया, कोई भी एक इंसेक्ट आपको दे देगा तो ऐसे पूछेगा। तो वो भी विंग्स जो है, फंक्शंस क्या होता है, वो भी फ्लाइंग करने में मदद करता है, उड़ने में। एंड इंसेक्ट की विंग्स, बटरफ्लाई वगैरह हो गया, वो भी उड़ने में मदद करता है। लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे, बार्ड के विंग्स के अंदर आपको इस तरीके से बोनी स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है ना, फिर एक दो वन, फिर उसके बाद इस तरीके से बोन होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंसेक्ट के विंग्स जो होता है, बटरफ्लाई की यदि हम बात करेंगे, एकदम एक पतली सी मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो ना, इसमें कोई हड्डियाँ वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर मतलब चीज़ें नहीं है। तो इसलिए स्ट्रक्चरली वो सिमिलर नहीं है, लेकिन फंक्शन एक ही तरीके की कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। एंड एनालोगस ऑर्गन जो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को शो कर रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ज हो रहा है चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है, ठीक है ना, तो एक ही पॉइंट में मिल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। अच्छा, तो आप याद कैसे रखिए, एच डी क्वालिटी की वीडियो आप लोग तो सभी पहचान, और एसी, अभी तक गर्मियों के मौसम चल रहा है, एसी, है ना, एच डी। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चंस में हिंट रहेगा, वहाँ से आप पकड़ लोगे कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में दे रखा है एंड ऑप्शंस में होमोलोगस नहीं है। तो यदि मान लीजिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस है तो उसको आप पिक करके आना है, ठीक है।
अच्छा, तो अब हम देखेंगे तो ही है हैंड, सारे चीज़ों क्या होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, इवोल्यूशनरी ऑर्गन क्या होगा ना, होमोलोगस ऑर्गन होगा। ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, उनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, देयर इज मैक्सिमम स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, तो ये चीज़ों को हमेशा या जो है ना क्वेश्चन रीड करने वक्त ये देखिए है ना, देयर इज नो एविडेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मामल्स, ऐसा है क्या, गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मामल मतलब बोल रहा है एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड ऑफ मामल्स, है ना, मामल्स की एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में आपको गिल कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। गिल्स होता है क्योंकि जब हम कोडेड कैरेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना, आपको पता होगा कोडेड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है थ्री टाइप्स की चीज़ें रहेगा, तो हम उसको कोडेड कहेंगे। ठीक है, तो उनमें से एक आता है नोटोकॉड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉड। ठीक है ना, तो पहला चीज़ होता है कि प्रेजेंस में प्लस साइन लिख देती हूँ, नोटोकॉड एक रहेगा, नोटोकॉड एक रॉड लेग्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे केस में नोटोकॉड जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है बैकबोन को कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना, उसको सोचिए, तो नोटोकॉड सभी ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट नहीं हुआ है। एंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल साइड मतलब कि बैकबेला साइड्स में डॉर्सल हॉलो रहेगा, अंदर खोखला है, हॉलो, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे जैसे पाइप होता है ना, अंदर भरा नहीं है बस अंदर खोखला है, ट्यूबुलर, डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर, नॉर्व कॉर्ड। ठीक है ना, नॉर्व कॉर्ड होता है। तो ये दो चीज़ें, उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ गिल्स, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देखोगे ये चीज़ आपको मतलब सॉरी कोडेड देखोगे, वर्टिब्रेट्स तो नहीं है, कोडेड्स देखोगे, ये चीज़ आपको दिखने को मिल ही जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में वो चीज़ मिलता है, ये तो मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, प्लांट ऐसा तो नहीं है, एनिमल सेल्स की अब भी मतलब कि सारे जितने भी सेल्स होता है सभी की टोटिपोटेंसी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है ना, प्लांट देखिए, प्लांट आपने कहीं पे गए हैं, आपको एक रोज फ्लावर की प्लांट जो है ना अच्छा लगा, आपने डिफरेंट वैरायटी की कलर की था, आपने आपके रिलेटिव्स के घर से वो एक उनका ब्रांचेस ले आया और आपके घर में मतलब कि जो गार्डन है वहाँ पे उगा दिया, तो वो हो जाएगा। लेकिन कोई एक ह्यूमन की आपको लगेगा हाँ उनकी तो हैंड बहुत अच्छा है, मुझे इस तरीके से चाहिए, ले आओगे तो घर में ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, टोटिपोटेंसी कैरेक्टर सिर्फ जाइगोट की रहता है, उसके बाद टोटिपोटेंसी कैरेक्टर लॉस हो जाता है। टोटिपोटेंसी का मतलब है कि एक सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। ठीक है ना, एक सेल से, जैसे हमारे केस में क्या होता है ना, स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होगा। ठीक है ना, स्पर्म फ्यूजन होने के बाद जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट एक यूनिसेलुलर, एक ही सेल है, डिप्लॉयड होता है। देखिए ओवम भी यूनिसेलुलर है बट हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर आधा रहे ना, जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉयड है लेकिन क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉयड सेल्स है, यूनिसेलुलर। लेकिन जाइगोट जो है डिप्लॉयड है। ठीक है ना, डिप्लॉयड है, इस वजह से यदि हम देखेंगे इसके पास कैपेसिटी है कि पूरा का पूरा बॉडी बना लेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या आपकी ये क्या नेक्स्ट देखेंगे, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यस ये चीज़ें जो है ये सही है। ठीक है ना, ये तो गलत चीज़ है, टोटिपोटेंसी सारे एनिमल्स में नहीं है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हमने बात किए थे, ऑन्टोजेनी का मतलब है कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की जो फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, ठीक है ना, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी का मतलब है कि इवोल्यूशनरी, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की जो एम्ब्रियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स होता है दैट विल रिपीट्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट पॉपुलेशन। कहने की मतलब ये है, आंस्ट हैकेल जो थे उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात किए थे। सो देखिए, तो उनकी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, देखिए ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। रिपीट्स का मतलब है कि बार बार वही चीज़ हो रहा है। फाइलोजेनी का मतलब है कि इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनी, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आप इंडियन हो, आपकी जो श्री कृष्ण की जो 10 अवतार था ना उसके बारे में आपने पता होगा। ठीक है ना, कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, पहला जो मत्स्य बराह इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं ना, देखिए जैसे नॉर्मल सी बात सोचिए, जो अर्ली मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो लाइफ फॉर्म था दैट विल बिगिन फ्रॉम द वाटर, है ना, लैंड, जमीन में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था, सारे
है ना, यदि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स को भी फोकस करेंगे, देखिए फिश, ठीक है ना, फिश के बाद आम्फीबिया आएगा, आम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आएगा, फिर बर्ड्स आएगा, फिर मामल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिश जो है कम्प्लीटली वाक्वाटिक होते, कम्प्लीटली पानी में रहते, आम्फीबिया कुछ हद तक पानी में रहते, फिर ज़मीन में रहते, फिर उसके बाद ज़मीन में आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक ये बोलता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, मतलब कि जो इनिशियल स्टेप्स में हम देखेंगे, अम्नियोटिक फ्लूइड, ह्यूमन की बात करेंगे, जब भी वो होता है, पहले आप देखोगे जैसे फिश की एम्ब्रियो जैसे होता है, ठीक है, बर्ड्स की एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पीरियड में बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मामल सभी का एम्ब्रियोनिक पीरियड इक्वल रहता है, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में फिश की एम्ब्रियो, आम्फीबिया की एम्ब्रियो, रेप्टाइल्स की एम्ब्रियो, बर्ड्स, मामल सबकी एम्ब्रियो आप देखोगे एक जैसे आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो जनरलाइज्ड कैरेक्टर जो है पहले डेवलप हो जाता है, ठीक है। जनरलाइज कुछ टाइम की डेवलपमेंट के बाद दे विल फॉर्म द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे गिल्स सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो अडल्ट एज तक गिल्स रहता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिशेस के केस में दिल रेस्पिरेट इन फिश जो होते हैं गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे केस में क्या है, गिल्स जो है हमारे केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लंग्स से कुछ टाइम के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ टाइम के बाद दैट विल डेवलप इनटू द लंग्स। तो ये चीज़ बताता है कि लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड में पहले जो है, जो आर्टिक आर्चेस वगैरह आपने लिया कंपैरेटिव एनाटॉमी अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, तो गिल्स रहता है, ठीक है ना, बाद में वो डेवलप हो जाता है। तो ये बताता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट या रिपीट फाइलोजेनी, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, यदि आप जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप देखोगे, ये अपनी जो जो है ना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है उसको रिपीट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे, ये तो सही स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, नहीं, स्पेशलाइज्ड सेल्स का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स प्रोवाइड करेगा, हम उसको स्पेशलाइज्ड सेल्स कहेंगे। स्टेम सेल्स जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है। जैसे कि इनके एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हमारा जो ब्लड है ना, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है, ठीक है ना। स्टेम सेल्स, आप उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में उस स्टेम सेल्स के बारे में हमने अच्छे से क्लास किया है, उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या कर रहा है, स्टेम सेल्स जब भी डिवाइड होगा, एक सेल है, एक नॉर्मल सेल्स बनेगा, एक छोटा सा सेल्स बनेगा, ऑन इक्वल एसिमेट्री सेल डिवीजन उसमें आपको देखने को मिलता है। फिर ये जो सेल्स है, फिर वो क्या करेगा, अपनी स्टेम सेल प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, ये फिर क्या करेगा, आगे की ओर चलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये अपनी जो है ना स्टेम सेल प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। तो स्टेम सेल्स, जैसे कि एक एग्जांपल में हमने आपको बताया, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो कि ब्लड सेल्स बनाते हैं। ब्लड सेल्स कई तरीके के ब्लड सेल्स बनाते हैं, आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। फिर डब्ल्यूबीसी में यदि हम बात करेंगे, आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बासोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक ही तरीके के तो सेल्स नहीं बना रही है ना। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के सेल्स बनाएगा, हम उसको स्पेशलाइज्ड बोलेंगे, समझ रहे हो ना, ये एक तरीके के नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है, तो स्टेम सेल्स ये चीज़ें हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो फिर हम देखेंगे, तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, केमिकल इवोल्यूशंस की जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि यूरी मिलर की चीज़ें में हमने जो देखा था, ये क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ वाटर, एयर, क्ले अंडर इंटेंस हीट, ये बोल रहा है क्या। केमिकल इवोल्यूशंस में हमने देखा कि लाइफ किस तरीके से चीज़ों से बनी हुई है, कुछ एटम्स थे, उन्होंने फिर यदि आपने इस तरीके से इवोल्यूशंस कैसा हुआ है, मतलब कि आज जो हमारे पास प्रूफ के साथ जो, क्योंकि साइंस हमेशा ना प्रूव में बिलीव करता है, ऐसा कोई आप सोचोगे ऐसा हो सकता होगा, ऐसे में तो चीज़ें नहीं होता है। जो चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है उस कंडीशंस में साइंस उस चीज़ों को बिलीव कर लेता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि जैसे एटमॉस्फेयर में इस तरीके से क्या था, एटम्स मौजूद था, ठीक है ना। तो ये एटम मिलने के बाद ये क्या बनाए, ये मॉलिक्यूल्स बनाई।
तो फिर मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद फिर हम देखेंगे क्या बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट किए, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि इनिशियल एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस था, ठीक है ना, टेम्परेचर एकदम हाई था, ठीक है ना, टेम्परेचर एकदम हाई था, और उसके साथ साथ स्पेसिफिकली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंट था, तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, और उस टाइम पे कोई एंजाइम नहीं था, एंजाइम नहीं था, तो रिएक्शंस कैसे हो रहा है, जैसे हमको पता है कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ें चलने के लिए एंजाइम्स की जो मतलब ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन टेम्परेचर हाई होने की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिक रिएक्ट कर रहे थे, जिस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि अमीनो एसिड्स बन गया, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स बन गया, जैसे मोनोसैकेराइड्स वगैरह बन गए, जैसे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरल्स वगैरह बन गए। फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में जो है ना इंटरेक्ट करके, जैसे प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारे बना लिया। ये सारे बनने के बाद लिपिड के मेम्ब्रेन बना लिया जो कि सेल्स है, ठीक है, फिर उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से चीज़ें होके सेल बन गया। तो उनकी कहने की मतलब वही है, इसलिए यूरी एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, उसके साथ साथ वेपर जो है, वाटर वेपर के साथ साथ उनको एकदम हाई टेम्परेचर में हीट किया। हीट करने के बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगाई ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और कुछ टाइम के बाद एवापोरेट हो गया वाटर, और उनको मिला था अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। उन्होंने देखा इस गैस से अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन जैसे अमीनो एसिड बनना पॉसिबल है। तो उनका कहना था कि इनिशियल एटमॉस्फेयर एक ऐसा कंडीशंस था जिस टाइम पे इस तरीके से नॉन लिविंग चीज़ें, यानी कि इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स है आपस में इंटरेक्ट करने के बाद दे विल फॉर्म तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिया, और सेल्स तो वही है, ठीक है, डीएनए बन गया, आरएनए बन गया। तो कुल मिला के बात करेंगे तो इंट्रैक्शन ऑफ ये बोला है एयर वाटर क्ले का मतलब जो मॉडी वाटर होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स, ये भी नहीं होगा। सोलर रेडिएशन उस टाइम की बात नहीं है, उस टाइम में थंडर स्ट्रम हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, ठीक है ना। पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। यस, यदि कोई पूछेगा आज इवोल्यूशन होगा क्या, नहीं, ठीक है ना, आज सॉरी इवोल्यूशन तो हो रहा है, मतलब कि जो नया लाइफ फॉर्मेशंस आज होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी का जो एनवायरमेंट है वो सुटेबल नहीं है कि कोई न्यू इवोल्यूशन तो हो रहा है ना। तो इज इवोल्यूशन इज द प्रोसेस और वी आर द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। इवोल्यूशंस होने की वजह से आज हम है, एंड इवोल्यूशन से एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, समझ रहे हो ना। मतलब कि आज भी इवोल्यूशन हो रहा है, आप भी देखोगे आपकी जूनियर जो होते हैं ऑलवेज बेटर होते हैं, और आप लोग आजकल के जो बच्चों को देखो तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए ऑलवेज द जूनियर्स आर बेटर, एंड इवोल्यूशंस हमेशा कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है। पता नहीं आज हम लोग हैं, जैसे अभी हम जावा पैकिंग मैन जो होते हैं ना, उन लोग दिखते हैं, उसमें हंसी आ जाता है, तो पता नहीं कई फिर इवोल्यूशन होने की वजह से ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसा होगा कि फोरहेड और ज़्यादा ब्रॉड होगा, ताकि जो क्रैनियल कैपेसिटी जो है, जो सेरेब्रम चीज़ें है, तो ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा बेहतरीन इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग जो है आएंगे। वो लोग हम लोगों को स्टडी करेंगे, हमारे क्रैनियल कैपेसिटी क्या था, वो था, उनको भी हंसी आएगा हमारे फेशियल अपीयरेंस के ऊपर, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इवोल्यूशन से एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, और इवोल्यूशन हुआ है इसलिए हम आज बनी हुई हैं। तो वी आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, एंड इवोल्यूशन इज ऑल्सो द कंटिन्यूइंग प्रोसेस, बुझे। तो ये होते हैं चीज़ें। तो अब हम देखेंगे, हाँ, तो एनवायरमेंटल कंडीशन उस टाइम था। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द केमिकल, कोई भी केमिकल की क्रिस्टलाइजेशन ये चीज़ नहीं था। व्हाट इज़ कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क। तो व्हेल, सील एंड शार्क जो होता है उनमें कॉमन चीज़ें क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, थिक सब क्यूटेनियस व्हेल है, सील है एंड शार्क है। थिक सब क्यूटेनियस फैट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होम्योथर्मी एंड सीजनल माइग्रेशंस। वो लोगों के बीच में क्या क्या चीज़ें जो है चीज़ें रहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे जो एनालोगस मैंने आपको बताई थी ना, एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन्स, यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस की यदि हम बात करेंगे, कन्वर्जेंट सिमिलर हैबिटेट उन लोगों का है, ठीक है ना। व्हेल, सील एंड शार्क जो है, शार्क जो रहेगा, ठीक है ना, एक फीसेस है,
स्पाइसेस कैटेगरी में आएगा। व्हेल जो है मैमल्स है, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग ग्रुप की है लेकिन हैबिटेट उनका एक ही है, तो इसलिए तो उनकी ये क्या रहेगा, फंक्शंस उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जैसे है। व्हेल एक मामल है ना, मामल है, तो एक्वाटिक मामल है, पानी में रहने वाले मामल्स होते हैं व्हेल्स। लेकिन उनकी बॉडी के पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देखोगे आपको मछलियाँ जैसे ही होता है ना, बॉडी ऐसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, फिशेस जैसे होते हैं ना बॉडी, उनका स्ट्रीमलाइंड रहेगा, इस तरीके से होता है उनकी बॉडी, ऐसा होता है। दूसरे मामल्स में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्वाटिक हैबिटेट में, मतलब कि रहने के लिए, पानी के अंदर रहने के लिए अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाई हैं, ठीक है ना। व्हेल्स जो होता है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, ठीक है ना। आप बोले पानी से कैसे कर रहे हैं, तो वो जैसे छलांग लगाते हैं ना इस तरीके से, तो जब आ जाते हैं तो उसमें कुछ एयर एक बार भर लेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो इसलिए ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को शो कर रहा है। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा, आप मतलब ज़रूर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखना है कि व्हेल मैमल से, शार्क तो फिश से, जो स्केलेटन शार्क आपने पढ़े ना, तो वो फिश है, मामल है, कैसे सिमिलर रहेंगे, वो एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस को शो कर रहे हैं। वन ऑफ द, यदि हम बात करेंगे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस को हम आलोपैट्रिक स्पेसिएशंस के अंदर भी दिखते हैं। मतलब कि कोई भी कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से यदि नया स्पेसीज बन रहा है, हम उसको आलोपैट्रिक स्पेसिएशंस कहते हैं। इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस क्या है जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, है ना। ये क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन स्पेसिएशंस को प्रिवेंट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जियोग्राफिकल आइसोलेशंस की वजह से आलोपैट्रिक स्पेसिएशंस हो रहा है, ठीक है। स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। तो स्पेसिएशन जो होगा रिप्रोडक्टिव स्पेसिएशन दे आर, ठीक है ना, भाया द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि एक कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसका कहने के मतलब है कि जैसे मैं आपको वही बताई हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे है ना बर्ड्स थे, और ये बर्ड्स जो है नदी की किनारे में रह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे रह रहे थे, सडनली क्या हुआ, ये रिवर जो है अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, है ना। रिवर भी ऐसे ऐसे चेंज कर लेते हैं। तो अब जब इस तरीके से रिवर की विड्थ बहुत ज़्यादा था, ऐसे सोचिए, तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ बर्ड पॉपुलेशन रिवर की इस पार में हो गए, ठीक है ना, और कुछ यहाँ पे हो गए, बीच में आपकी रिवर आ गया। तो बीच में रिवर आने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इस साइड्स में जो बर्ड्स थे दे कैन नॉट गो एंड इंटरब्रीड विद दिस पॉपुलेशन। तो उसके साथ पहले एक ही चीज़ में थे, आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि वही चीज़ भी मैंने बताई थी कि व्हाट इज स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, एक ऐसा पॉपुलेशंस होते हैं जो आपस में ब्रीड करते हैं, इंटरब्रीडिंग, ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस, तो प्रोड्यूसिंग ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। एक तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस होंगे एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्पेसीज। यदि वो आपस में रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे तो उसको हम स्पेसीज नहीं कहेंगे, स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस, ठीक है ना। तो क्योंकि नया स्पेसीज बनने की मतलब है कि वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए तो अलग अलग स्पेसीज बन जाएंगे ना। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर है ना, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर है, पैंथेरा लियो लायन है। टाइगर लायन नॉर्मली नेचुरली तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो मेल टाइगर फीमेल टाइगर के साथ रिप्रोडक्शंस करता है, मेल लायन फीमेल लायन के साथ रिप्रोडक्शंस करता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये, हाँ, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन आइसोलेशन करते हैं, सही है। रैंडम क्रिएटिंग ऑफ न्यू स्पेसीज, रैंडमली ऐसा न्यू स्पेसीज कैसे बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव पहले उसको आइसोलेट होना चाहिए, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो उसके बाद तो नया स्पेसीज बनेगा। नो चेंज इन द आइसोलेटेड फोना, तो चेंजेस तो होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दे रखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। तो बर्ड के पास ऐसा कौन सी कैरेक्टर है तो जो बताता है कि वो रेप्टाइल से बनी हुई हैं। याद रखिए बर्ड्स की जो लिम्स होते हैं, ठीक है ना, जो दो लेग होता है, क्योंकि उनकी जो हैंड वाला चीज़ें है वो तो विंग्स को कन्वर्ट हुआ है, उनकी जो लेग वाला चीज़ें हैं वहीं पे कुछ स्केल्स आपको दिखने को मिलेगा। स्केल्स समझ रहे हो ना, जैसे रेप्टाइल्स में होता है उनके बॉडी में इस तरीके से, है ना, जो कि निकल जाता है जो।
तो स्केल्स पाए जाना हाइंड लिम्ब मतलब कि जो पैर है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। एग विथ कैलकारियस सेल, ये भी उनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कि जो वाइट जैसे बाढ़ के आपने यदि आपने नॉन वेजिटेरियन होगा मतलब होता होगा तो आपको पता होगा, तो ये जो बार्ड्स की जो मतलब कि एग होता है जो हम कंज्यूम करते हैं आपने उसके वाइट कलर के सेल्स होता है, ठीक है ना, जिसको हम कैलकारियस सेल कहते हैं। वो क्यों है, क्योंकि बार्ड्स है एंड रेप्टाइल्स है, वो डेसिकेशन से बचाने के लिए, खुद की एग को डेसिकेशन से बचाने के लिए, क्योंकि वो ज़मीन में दे रहे हैं ना, उसमें कोई पानी वगैरह नहीं है तो वो सूखा बन जाएगा, तो इसलिए डेसिकेशन से बचाने के लिए वो अपनी चारों तरफ एक एक कालकारियर फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक एक कालकारियर से सेल बना लेते हैं, ठीक है ना। मार्केट में जो एग अवेलेबल है वो फर्टिलाइज्ड है अनफर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड है, समझ रहे हो ना। फर्टिलाइजेशन हो गया, होने के बाद कालकारियर से स्केल बन गया, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, इतना जो स्केल्स कालकारियर इतना हार्ड है ना, स्पॉर्म उसको पेनिट्रेट करके जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो इसलिए फर्टिलाइज्ड है। तो बाढ़ की केस में भी देखोगे उनकी एग की चारों तरफ वाइट कलर की चीज़ें हैं। यदि आपने रेप्टाइल्स की कहीं देखे होंगे, स्नेक वगैरह की छोटे छोटे, या रेप्टाइल्स जो हाउस लिजर्ड्स होते हैं घर में, छोटे छोटे उनका एग होता है ना, लेकिन वो चारों तरफ क्या रहता है, कालकारियर सेल्स। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री की बात होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं, रेप्टाइल्स के केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 आप बोल सकते हो। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही रहेगा, ये 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे। फिर देखेंगे एक्सरसाइज 1 आपका कंप्लीट हो गया। 2 से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट्स डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो उनमें से कौन सी चीज़ें बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम क्या करते हैं, हम हमारे मन चाहे चीज़ें, मान लीजिए कि ऐसा फीस है, आप चाहते हो कोई इस फीस में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहे, या अल्फा एंटीट्रिप्सिन हम डाल रही हैं, कोई डिजीज़ के लिए दवा ना दे के हम ऐसे फीस के अंदर वो जीन डाल देंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के जाते हैं चीज़ें बनाएगा, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है जितना भी बायोटेक्नोलॉजी वाला चीज़ें है ना, वो नेचुरल चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताई थी कि हम स्पेसीज की डेफिनेशन वही दिखते हैं, क्या दिखते हैं, हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस जो आपस में रिप्रोडक्शंस कर पाएंगे हम उसको स्पेसीज कहेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डोंकी अलग है, हॉर्स अलग है, हमने उसको मिला के इनकी स्पर्म एंड ओवम को लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करने के बाद हमने बना दिया म्यूल। वो तो सेम स्पेसीज नहीं है, फिर भी रिप्रोडक्शन कैसे हुआ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन म्यूल जो है फर्टाइल नहीं है। तो इसलिए जितना भी नेचुरल चीज़ें होता है ना उसको बायोटेक्नोलॉजी कुछ है ना। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ डॉली द सीप बाय क्लोनिंग, डॉली कैसे बनी हुई है, क्लोनल प्रॉपर्टी, यानी कि एक, ठीक है ना, मदर बनने के लिए फादर की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ प्रूव हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक फीमेल है, ठीक है ना, फीमेल है, तो उनकी बॉडी से हम क्या करेंगे, तो ओवम लाएंगे, ठीक है। वही पर्टिकुलर फीमेल की जो ब्रेस्ट सेल्स होता है ना, ब्रेस्ट सेल्स में जब माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में एक स्टेज आता है ना, हप्लॉइड स्टेज आएगा, मतलब कि कंप्लीट नहीं, उस टाइम पे क्या किया जाता है, उनकी ब्रेस्ट सेल से या बॉडी सेल से, सोमैटिक सेल आप बोल सकते हो, सोमैटिक सेल से जब ये हप्लॉइड स्टेज में वो रहता है, एन स्टेज में, तो उस कंडीशंस में हम ये दोनों को फ्यूज़ करवाएंगे। तो अब क्या हुआ, वही फीमेल की ओवम वही फीमेल की, क्योंकि हम देखते हैं ना स्पर्म से तो सिर्फ क्या आ रहा है, आपकी न्यूक्लियस आ रही है, तो हम उसको क्या किए, हम उसको जाइगोट बना लिया जो डिप्लॉयड, ठीक है ना, डिप्लॉयड जो डॉली है इस तरीके से बन गया था। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, चैलेंजिंग चीज़ें ये है, क्योंकि जब स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होता है एंड जाइगोट बनता है, और जाइगोट डेवलपमेंट होने के बाद फिटस, ठीक है ना, फिटस यानी कि आफ्टर द डिलीवरी आप बेबी बोल सकते हो, ठीक है। तो उनकी एज और पेरेंट्स की एज सिमिलर नहीं होता है, समझ रहे हो ना। एजिंग कहने के मतलब होता है कि पेरेंट्स के पहले नॉर्मल नेचुरल डेथ पहले पेरेंट्स की होगा, उसके बाद, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ से जो बनाया गया सिर्फ मदर से है ना, यहाँ पे कोई मेल मतलब कि जो है ना स्पर्म ओवम की फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, एक ही फीमेल की ओवम हमने लिया, वही पर्टिकुलर फीमेल से ही हमने कुछ
दूसरे है ना सेल्स लिया, तो उस वजह से क्या हुआ, जो मदर की एज जितना था, सेलुलर एज जितना था, ये जो बच्चा बनी उनकी भी सेलुलर एज उतना ही है। उससे क्या बेनिफिट होगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के पहला मकसद क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स को पता है कि वो मतलब कि लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, लाइफ टाइम पैकेज नहीं है। तो इसलिए अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ पे अपने बच्चे को मतलब कि जीन को कैसे आगे चलेगा, तो इसलिए रिप्रोडक्शन से होता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर भी वही चाहता है, समझ रहे हो ना। वो तो इसलिए यदि पेरेंट्स की एज और बच्चे की एज सिमिलर रहेगा तो प्रॉब्लम है, क्या फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, तो नेचुरल डेथ तो एक ही टाइम पे हो जाएगा, तो इसलिए बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन सपोर्ट डार्विन्स कंसेप्चुअल नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। प्रिविलेंस ऑफ अ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, यस। यदि हम देखेंगे जो नेचुरल सिलेक्शन में हमने बात किए थे कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, ये चीज़ें आपने देखे होंगे, कुछ इंसेक्ट के अंदर क्या हुआ है, पेस्टिसाइड्स की अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ चुका है। आपने ये चीज़ घर में भी एक चीज़ गौर किए होंगे, जो मॉस्किटो कॉइल होता है ना, जैसे गुड नाइट वगैरह, तो पहले लोग क्या कर रहे थे, मतलब कि वो लगाने के बाद मच्छर जो है उनका डेथ हो जाता था, लेकिन अभी जो वो है ना, वो रजिस्ट कर चुके हैं, है ना, इस तरीके से, तो उनके अंदर वो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस आ गया। तो नेचुरल सिलेक्शन वही कहता है, अच्छे से समझिए क्या है, मान लीजिए बहुत सारे मच्छर थे, है ना, बहुत सारे मच्छर थे, उन मच्छर के अंदर, उनमें से कुछ मच्छर के अंदर ऐसा एक जिन था जो कि इस पर्टिकुलर, मान लीजिए इस मॉस्किटो कॉइन से मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइन, ठीक है ना, ये मॉस्किटो को रिपेल करेगा, मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइन जो होता है, वहाँ से कुछ केमिकल्स, मान लीजिए एक्स केमिकल का नाम होता है, एक्स केमिकल सीक्रेट जो है ना रिलीज हो रहा है, उनमें से ऐसे दो चार मच्छर ऐसे थे जो कि, ठीक है ना, वो एक्स केमिकल को बियर कर सके, मतलब उस एक्स केमिकल रहने के बावजूद भी वो जिंदा रहेंगे। जिसके पास वो जिन नहीं था उनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अपने मस्किटो कॉइन लगा लिया, उनका डेथ हो जाएगा। जो 4-5 मच्छर थे और उनके पास वो जिन था, वही जिंदा रहेंगे रहेंगे क्योंकि उनके पास वो जिन था, है ना, पहले से वो जिन प्रेजेंट था। ऐसा नहीं है कि अपने मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइन लगाया सडनली जिन जो है डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले से वो मच्छर थे, लेकिन आपको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि आपने मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइन वहीं पे ऐड नहीं किए थे। तो जब वो अपने मस्किटो रिपेलेंट कॉइन लगाया, कुछ मच्छर की डेथ हो गया, कुछ मच्छर की डेथ नहीं हुआ। जिस मच्छर की डेथ नहीं हुआ वो जिंदा रह गए कि वो आपस में रिप्रोड्यूस करने लगे। तो अपनी पेरेंट्स के पास जो जीन है वो बच्चे के पास आ गया, ठीक है ना। अभी जितने भी बच्चे बनेंगे सब मस्किटो रिपेलेंट कॉइन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी उनको अपने जितने भी मस्किटो रिपेलेंट कॉइन डालोगे तो उनका डेथ नहीं होगा। तो ये एक चीज़ें है कि जो डेवलप हो जाता है, जो कि डार्विन की बातों को, है ना, बताता है। प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन के डेवलपमेंट्स कैसे होता है? ऑर्गन के डेवलपमेंट नहीं, कोई सेल्स की, ठीक है ना। इसलिए जो ब्लड